नमस्कार। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 24 दिन बाद वर्ल्ड वॉर 2.5 में तब्दील हो गया है? वर्ल्ड वॉर 2.5 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज युद्ध के मैदान से ऐसी दो बड़ी खबरें आई हैं जो आने वाले दिनों में जंग का रुख बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना सकती है। पहली खबर यह है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन में सबसे खतरनाक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आज रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया कि उसने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन की फौज का एक अंडरग्राउंड ठिकाना तबाह कर दिया है। बता दें आपको कि मिसाइल से यह हमला इवानो फ्रैंकिस्क में हुआ। माना जा रहा है कि टारगेट यूक्रेन के मिसाइल ठिकाने पर किया गया और उसे रूस ने तबाह कर दिया है। रूस ने यहां यह भी साफ कर दिया है कि वो वेस्टर्न यूक्रेन में हाइपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। आपको यहां बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी नुकसान ये हाइपरसोनिक मिसाइल कर सकती है। ये पहली बड़ी खबर थी युद्ध के मैदान से। रूस ने अपना सबसे बड़ा हथियार, अब तक का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया है इस जंग में। और जंग के मैदान से दूसरी बड़ी खबर यह है कि नॉर्वे में नेटो फोर्सेस ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यहां 30,000 से ज्यादा नेटो फौजें इकट्ठा हैं। हालांकि रूस के खिलाफ जंग में किसी देश ने अपनी सेना तो नहीं भेजी है, लेकिन यूक्रेन की फौज को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई लगातार जारी है। इसलिए अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2.5 जरूर बन गई है, ऐसा दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है। सवाल उठता है कि जैसे आज रूस ने हाइपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल पहली बार किया, क्या आने वाले दिनों में रूस अपने और भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है? और क्या रूस अब युद्ध खत्म करने के लिए फाइनल असॉल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं अब इस चर्चा में जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब। जनरल साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जनरल अश्विनी कुमार सिवाच जुड़ रहे हैं। जनरल साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। तो ये दो बड़ी खबरें हमने अभी आपको दी। जनरल मेस्टन, दुनिया इसको कह रही है वर्ल्ड वॉर 2.5 यानी आगाज। कोई भी विश्व युद्ध किसी एक घटना या दो देशों की आपसी लड़ाई से ही शुरू हुआ होगा और उसके बाद उसमें और लोग जुड़ते चले गए। आज यूक्रेन में अपने पूरे दलबल के साथ 24वें दिन रूस की फौज बढ़ रही है आगे, और आप देख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन की मदद पूरी दुनिया कर रही है। यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और नेटो नॉर्वे में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है जिसकी 200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री जो है वो रूस के साथ लगती है। ये बड़ी विस्फोटक सी स्थिति तब्दील होती जा रही है। जनरल मिस्टर, बिल्कुल सही जो आपने बताया, ये विस्फोटक स्थिति की तरफ बात बढ़ रही है। और जिस प्रकार अभी हालात चल रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरे को लग रहा है एस्केलेशन मैट्रिक्स में थोड़ी ये बढ़ती रहेगी। रूस अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ भी टारगेटिंग करेगा और काफ़ी हद तक उसने टारगेट की है। लवी वगैरह में ये जो मिसाइल भी लॉन्च की है, तो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा एस्केलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और आज जर्मन ट्रूप्स भी बाल्टिक स्टेट्स में वहाँ जा लैंड किए हैं, और ये जो आप नेटो की एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो एस्केलेशन लेडर है। और अब मेरे ख्याल, अभी तक हम पुतिन की रेड लाइंस की बात करते थे, अब शायद रेड लाइंस वेस्ट भी शायद डिक्टेट करने लगेगा कि हमारी भी रेड लाइन ये है। और जिस प्रकार हथियारों का संबंध है, रूस मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा ज़्यादा तरक्की नहीं की है इन्होंने इतने दिन की लड़ाई में, और काफ़ी, मैं तो इसको बोलूँगा, स्टेटस को की लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है कि रूस अभी जिस प्रकार ये हथियार दिखाए, और आपने शायद अभी बोला भी था, क्या और भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, खतरनाक हथियार, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिल्टअप एरिया की लड़ाई में अगर उन्होंने रासायनिक या केमिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया, तो वो एक बहुत अलग डायमेंशन ले सकता है, और वो शायद नेटो की रेड लाइन भी हो सकती है। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह भी जुड़ गए हैं। उनके पास जाएं उससे पहले हम जनरल सिवाच के पास जाएं, लेकिन आपको जरा ये बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, दुनिया में ये ऐसी मिसाइल तकनीक जो है सिर्फ रूस के पास है। किंजल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, और इसकी जो स्पीड है
और जो आवाज से यानी साउंड से 12 गुना ज्यादा तेज है, यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे किंजल को 3 प्लेन मिग-31, Tu-22M और Su-57 से दागा जा सकता है। ये हम आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता रहे हैं। इसकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 मीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान ये हाइपरसोनिक मिसाइल पहुंचा सकती है। जनरल शिवाज, जरा आपके पास आना चाहेंगे। आज 24वां दिन है। जब हमने इस युद्ध पर बातचीत शुरू की थी तो आपको ये लगता था कि इतना लंबा खिंच जाएगा ये युद्ध? अब बिल्कुल नहीं दीपक, इस पर कोई शक नहीं, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करो दो देशों के मिलिट्री को, रूस की मिलिट्री कम से कम 10 गुना ज्यादा है यूक्रेन की, उसको $62 बिलियन खर्च करता है, सेकंड नंबर की मिलिट्री है, जबकि यूक्रेन 22वें नंबर की है, $5 बिलियन करता है। अगर आप देखें, टैंक्स देखें, हेलीकॉप्टर देखें, अटैक हेप्टर देखें, हवाई जहाज देखें, शिप देखें, RTPC देखें, एयर डिफेंस वेपन देखें, वो 7 से 10 गुना है रूस के पास। तो सबने सोचा था शायद रूस जो है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन का कब्जा कर लेगा, और मुझे लगता है पुतिन ने भी इसी को कैलकुलेट करके यह हमला किया था, मगर हुआ नहीं। क्योंकि उसकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो ऑफर किया है यूक्रेन की फौज ने वो भी एक बहुत ही रोबस्ट है, और साथ में दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन की थी पुतिन ने। जिस प्रकार से वो बड़े थे नॉर्थ से, जो आपके खारकोव से, और उसके बाद जो साउथ से क्रीमिया से, और डोनाबस के इलाका जो है वो ईस्ट से, उन्होंने सोचा था कि हम ये एक प्रकार से ये जो अर्बन एरिया है इसको घेर लेंगे और एक प्रकार से मनोबल तोड़ के इनको हम एक प्रेशराइज करेंगे कि ये सरेंडर करे। वो हुआ नहीं, और अब सिचुएशन क्या है, एक स्टेलमेट आ गया है। यूक्रेन के अंदर जो कीव और खार्किव हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। खार्किव फाइनेंशियल कैपिटल है और कीव जो है उसकी एक मेन कैपिटल है। जिस प्रकार से अभी अर्बन एरिया की लड़ाई है, बिल्टअप एरिया की, उसको घेर तो लिया है कीव को। जब तक कीव नहीं गिरता मुझे लगता है यूक्रेन की हार नहीं मानी जाएगी, और कीव इतनी जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि जो यूक्रेन की फौज है उसने एंटी टैंक डिफेंसेस जो बनाई हैं कीव के चारों तरफ, वो काबिले तारीफ हैं। जो स्टिंगर मिसाइल, उसके बाद आपके जो जेवलिन मिसाइल एंटी टैंक, और जो ड्रोन्स हैं उसका जो इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, उससे काफी शिवाज आपके पास आएंगे। सौरभ, जरा हम एक बार बता दें कहां अभी तक अगर कब्जा, अगर आप यहां पे बताएं एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई आखिर क्यों। बहुत से लोगों का मानना है कि रूस ने शायद अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन को, और वेस्ट ने, अमेरिका ने जिस तरीके का साथ दिया उसकी बदौलत यूक्रेन अभी भी कड़ी टक्कर दे रहा है। जनरल मेस्टन, अगर आप आ जाएं मेरे साथ। देखिए ये परिस्थिति अभी, और दर्शकों के लिए जानने की बात यह है कि एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले भी ये मैप ऐसा ही दिखता था। लड़ाई इन्हीं इलाकों में ही जारी है, कोई बड़ा इलाका वो अपने कब्जे में और नहीं ले पाया है रूस। दक्षिण की अगर आप बात करें तो यहां माइकोलेव, ओडिशा और क्रीब्री, खेरसोन, ये वो सारे एरिया हैं जहां से ये शुरुआत में ही जहां से एडवांसेस शुरू कर दिए थे। और ईस्ट में जिसको हम डॉनबास का एरिया कह रहे हैं, खार्किव की लड़ाई इतनी लंबी चल चुकी है, जबकि जो तस्वीरें आती थी उससे ऐसा लगता था कि खार्किव तबाह हो गया है और अब यहां पर शायद यूक्रेन की फौज के लिए बचाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ये जो भी अभी आपने ये मैप में दिखाया है, इसमें मेरा भी यही सोच है कि इसमें बहुत कम प्रोग्रेस हुई है, बहुत कम प्रोग्रेस है। और अभी देखिए जो ओडिशा भी है उस पर भी अभी हमला इन्होंने साउथ में करना है, और अभी तक वहाँ पर भी इन्होंने कोई मेजर कैप्चर कुछ नहीं कर पाए हैं। ये जैसे ओडिशा है, माइकोलेव, इधर सिर्फ बम्बार्डमेंट चल रहा है। पड़ रहा था यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ नेवल वेसल्स भेजे हुए हैं, वहां से लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल काम बताया। तो इधर भी काफी दिक्कत आ रही है। और डॉनबास का इलाका, ये जहां से ये लड़ाई बल्कि शुरू हुई है, ये सारा इस इलाके से भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। और देखा जाए तो अभी तक एक ज़ेपोरिशिया को इन्होंने ले रखा है, और एक और जो है खेरसन, ये दो ही अभी तक इनकी कंट्रोल में आ चुके हैं। बाकी में सिर्फ वो फोर्सेस वहां पर हैं, लेकिन फिजिकल ऑक्यूपेशन या कैप्चर बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ है। जनरल मेस्टर, यहां बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज मैं अभी पढ़ रहा था, जो अपडेट्स आ रहे हैं रोज के, उसमें रूस के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तौर पर पुतिन ने एक संबोधित किया उसने मॉस्को में, या सबसे बड़े स्टेडियम में, और उसने ये कहा कि पहली बार रूस इस तरह की एकता देख रहा है, यानी पूरा जो उसकी कंट्री है वो पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी तरीके से उन्होंने संबोधित किया कल अपने ऑडियंस को। हाँ, ये जो उन्होंने किया है ये एक्चुअली अपने देश को दिखा रहे हैं। और खासकर अभी आपने नोटिस किया होगा इस लेक्चर में वो बात ये कर रहे थे कि इसमें सोवियत एरा
मतलब सोवियत की अब बात हो रही है, रूस की नहीं हो रही है। तो देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कंट्री को एक तो यूनाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन है। आपने देखा था एक इनके टीवी स्टूडियो में एक आके उन्होंने नो वॉर वगैरह का वो दिखाया था। तो उस अपोजिशन को दिखाना कि पूरा देश हमारे साथ है और पूरे विश्व को ये दिखाना कि हम पूरे एक सोवियत, वो तो अभी उस पर आ गए, रूस भी छोड़िए। तो मेरे को लगता है जो उनकी ये गेम प्लान है, जो अभी उनकी सोच विचार है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, ये है एक काफ़ी लंबी सोच विचार है। हो सकता है कि जहां तक नेटो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है, उसको वो नेटो की वीकनेस मान के और फिर बाद में दूसरे देशों के साथ भी ये कर सकते हैं। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कह रहे थे कि क्या अब वेस्ट और नेटो वो भी अपनी रेड लाइंस को धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, जैसा लग रहा है। हमने बात किया नॉर्वे में वॉर एक्सरसाइज चल रही है, 30,000 नेटो सैनिक जो हैं वो इस वक्त नॉर्वे में हैं, और इससे ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं ये लड़ाई और देशों को तो अपनी जद में नहीं ले लेगी। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए। जनरल साहब, आपका स्वागत है। हम आज ये बात कर रहे हैं सर कि जितना वक्त इस लड़ाई में लग रहा है, नेटो जिस तरीके से खुलकर हथियारों से मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये खतरा और बढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा कि कहीं और देश जो हैं वो इस युद्ध में शामिल ना हो जाएं? बार बार कहते हैं वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई वर्ल्ड वॉर ऐसा तो नहीं कि एक दिन में शुरू हो गई थी और सारे देश जो है एक साथ कूद पड़े थे, लेकिन परिस्थितियां बनी उस तरफ। देखिए, अगर झड़प हो जाती है एक्सीडेंटली रूसी फौजों के बीच में और नेटो की फौजों के बीच में, खासकर वेस्टर्न यूक्रेन में, जहां से वो जैवलिन मिसाइल और जो अपने स्टिंगर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की खेपें भेज रहे हैं, वहां पे रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेनियन टेरिटरी में हम इनको इंटरसेप्ट करेंगे, इन पे हमले करना हमारे लिए पूरी खुली छूट है और जायज। अगर उस हमलों में, उस एक्सचेंजेस ऑफ फायर में ये वॉर वाइडन होती है, तब जरूर खतरा है एस्केलेशन का, और उस एस्केलेशन के चलते अगर रूस को खतरा महसूस हो तो रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहती है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए दुनिया के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है कि हम ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होता देखें। ना जहां तक सवाल है कि साहब रूस पिट गया, रूस हार गया, हाँ CNN भी कह रही है, BBC भी कह रही है, और हमारे देश में भी लुटियन मीडिया पूरा यही राग अलाप रहा है। बेसिक सवाल ये है कि रूस का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या वो खईव, खारकीव और तमाम 15 शहरों पे कब्जा करने का था? हर एक शहर के लिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख फौज लग सकती है अर्बन वॉरफेयर में। जो हमसे जो रूसी लोगों ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जब हमारी टोटल फौज 1.5 लाख की अंदर गई है, शहरों पे कब्जा करने का तो सवाल ही नहीं होता जी। हाँ, शहरों को सीज में लेकर, घेराबंदी में लेकर, उन पे फायर असॉल्ट्स करके हम अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। हमें पता है अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नेटो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, वो जैवलिन मिसाइल दे सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल। हाँ, इससे लड़ाई बढ़ सकती है, तो हमें क्या जल्दी है? हम तफसील में कर रहे हैं और अपने टाइम से कर रहे हैं, और हम जो है वो अपने फायर रिसोर्सेज लाके मारेंगे। अगर ये सस्ते में मान जाए, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं मानते तो हम दर्जे हरारत बढ़ाएंगे। ये मेरी रीडिंग है कि वो सीज वॉरफेयर कर रहे हैं, सराउंड करके, आइसोलेट करके फायर असॉल्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वो शहरों के अंदर क्यों जाएं, जब उनको पता है कि 3-3 हफ्ते की तैयारी हो गई है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स है, तो क्यों हम जाके नुकसान ले, अगर फायर असॉल्ट से कमर तोड़ी जा सकती है। ठीक है, और ये कहना कि कीव नहीं कब्जा हुआ तो मतलब रूस लड़ाई हार गया, ये आई थिंक इट इज नॉट अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट टू मेक। रूस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रूस ने कहा था डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री पोटेंशियल, काफी हद तक वो हासिल कर चुका है। डॉनबास पे कब्जा काफी हद तक वो हासिल कर चुका है। सी कोस्ट पे कब्जा
क्रीमिया ऑलरेडी उसके पास है, सेवास्तोपोल उसके पास है, मारियोपोल के लिए युद्ध हो रहा है, खेरसॉन गिर चुका है, ओडेसा वो ले ले तो पूरा समुद्र तट से उसने उसको काट दिया है। कई लोगों का, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों का मानना है कि जो कई की तरफ वो इतना ध्यान बटा रहा था, लंबी कॉन्वॉय रोड पे खड़ी कर दी, 65 किलोमीटर लंबी तक की सारी दुनिया के सैटेलाइट उसको देखे, वो तवज्जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ले जा रहा था, जबकि उसके मेन टास्क साउथ और डॉनबास में थे। तो वो तकरीबन कह रहे हैं कि हम तो अपने डिजाइन पे जा रहे हैं। हाँ, पहले उनका अनुमान था कि 2-3 दिन में गिर जाएगा, जब नहीं हुआ तो उन्होंने भी पैंतरा बदल लिया है। जनरल बख्शी, आपने बड़ी डिटेल में बताया सर। आपके मुताबिक रूस अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कामयाबी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन यह युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, दुनिया के लिए जरूरी है। जनरल केजे सिंह के पास जाना चाहेंगे। जनरल साहब, आपकी समझ से अभी यह तय करना कि यूक्रेन जो है बड़ी मजबूती से लड़ रहा है या रूस जो है वो कमजोर होता जा रहा है जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, ये क्या इस समय वो है कि हम यह आकलन कर सकें? देखिए सौरभ जी, जनरल बख्शी तो मेरे गुरु रहे हैं, मैंने इनसे पढ़ा है एनडीसी में, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूं। कोई भी सुपर पावर इस तरह की लड़ाई आजकल के हालात में ऐसे शुरू नहीं करता, और 24 दिन तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलने पे मजबूर हो जाएं तो जरूर कहीं ना कहीं, अगर हम खड़ी भाषा का इस्तेमाल करें तो लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है। कहीं ना कहीं देखिए, आप कितनी बड़ी फौजें हो, जैसे कि हमें जनरल सिवाच बता रहे थे, पर उनमें से अप्लाई कितनी कर सकते हो? और उन्होंने 4 थ्रस्ट लाइन चूज की, हर एक थ्रस्ट लाइन पर कितनी फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो? देखिए, मैंने लगभग 39 साल टैंकों में नौकरी करी, मैं तो साफ कह रहा हूं कि टैंकों के साथ ये लड़ाई लड़ी ही नहीं जानी चाहिए। पिछली बार जब कीव पे कब्जा किया गया तो 50 दिन लगे, तो क्या आजकल के हालात में जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, और जनरल बख्शी तो हमारे गुरु रहे हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या इस तरह की लड़ाई करी जा सकती है? तो मेरा तो पक्का विचार है कि पुतिन साहब गलत एम के साथ शुरू हुए, वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सके जी। और इस बात पर मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर, और पूरी दुनिया चाहती भी है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म होना चाहिए। जनरल मेस्टन, अगर हम रूस की बात करें, अब देखिए उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखें तो उनका रुख समझ नहीं है। वो कह रहे हैं हम यूक्रेन को इसलिए हथियार दे रहे हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन किसी दूसरे देश पर वो इस्तेमाल ना करें। इसको किस तरह से देखें? देखिए, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर रहा है। देखिए, लड़ाई के कई तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वॉरफेयर जो रूस कर रहा है, और एक होता है इनडायरेक्ट वॉरफेयर, जिसमें मैं बोलूँगा नाटो और खासकर यूएस की इसमें बहुत ही मतलब कॉम्पिटेंस है। ये उन्होंने अफगानिस्तान में किया और कई देश में किया, इनडायरेक्ट वॉरफेयर किया, डायरेक्ट कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। इनडायरेक्ट वॉरफेयर का तरीका है कि आप अपने हथियार, गोला बारूद सब दूसरी को दे रहे हैं और वो वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए जैसे जनरल साहब ने भी बताया है कि लड़ाई की एस्केलेशन कोई नहीं चाहता है, और रूस की अगर ये एस्केलेशन हो गया तो रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च करने में, और वो तो पूरी वर्ल्ड के लिए फिर बहुत ही खतरा है। तो मेरे ख्याल जो यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वॉरफेयर भी कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो खैर चल ही रहा है, और साथ ही ये जो हथियार वगैरह दे रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, और उसी का शायद फायदा पुतिन उठा रहे हैं कि जब तक ये शामिल नहीं होंगे तो हम कुछ भी करते रहेंगे। तो यही है, अभी डिप्लोमेटिकली अगर ये रिजॉल्व हो जाती है, जैसे टर्की काफ़ी कोशिश कर रहा है, चाइना भी शायद अभी करेगा, और दुनिया भर के कई प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं, इजराइल भी कर रहा है, अगर ये सोल्यूशन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं होता है तो फिर ये मेरे को लगता है एस्केलेशन मैट्रिक्स पर चढ़ेगा। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे हैं, हमारी राय अलग अलग है, होनी भी चाहिए, तभी तो हम वी प्लस डिफरेंस कहा जाता है। एक चीज पे सब सहमत है
कि ये जो लड़ाई है ये जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। देखिए, दुनिया की इकोनॉमी कोविड से बुरी तरह चरमरा गई थी, अब वो कोविड के कहर से बाहर निकल रही है। हमारे देश की इकोनॉमी 8% जीडीपी ग्रोथ का हमने अनुमान लगाया था, बशर्ते कि तेल की दाम जो है $70 प्रति बैरल पे रहे। बीच में तो $135 पहुंच गए थे, थैंक गॉड थोड़ी प्रेशर के बाद अब ये $100 के करीब आ गए हैं। और अभी हम रूस से सस्ता तेल, ईरान से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश करके इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के हित में नहीं। जितनी देर ये युद्ध चलेगा दुनिया की इकोनॉमी मार खाएगी, एक। नंबर 2, एस्केलेशन के चांसेस बढ़ेंगे। के अफसर मेरे से मिलने भी आए थे और उन्होंने रूस का पक्ष मेरे को समझाने, मैंने सवाल जवाब किए जो ही तो मेरे कोलीग कर रहे हैं, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सर आप भी फौजी अफसर हैं, जर्नैल रह चुके हैं, आप बताएं क्या 1.5 लाख फौज से हम 15 शहरों पे कब्जा कर सकते हैं? स्टालिनग्राड की लड़ाई में 5 लाख सैनिक, 6 लाख सैनिक तो एक शहर में लग गए। अब जो है, जो हमने इनका तौर तरीका देखा था ग्रोजनी में, वहां ये शहर को घेरते थे, आइसोलेट करते थे, आबादी को जाने को कहते थे, और फिर ताबड़तोड़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एसपी आर्टिलरी और अपने टैक्टिकल एविएशन से उस पर बमबारी करते थे। और फिर जो टैंक जाके सिटी सेंटर पकड़ लेते थे, दुश्मन को मजबूर करते थे कि वो काउंटर अटैक करे। इराक में, बगदाद में, फलूजा में, इब्रिल में हमने काफी अर्बन वॉरफेयर देखा है, जहां टैंकों का भारी इस्तेमाल किया गया है। एब्राम्स टैंक बड़े भारी टैंक थे। ऑपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं थी, मतलब इतने ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल नहीं दिए थे। तो रूसी कह रहे हैं साहब ये हमको भी मालूम है, हम भी अंधे नहीं, ना हम कल दूध पीते बच्चे हैं कि हमको मिलिट्री टैक्टिकल हालतों की का हमको जायजा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हमने कईव के ऊपर स्ट्रीट बाय स्ट्रीट हमला किया तो हम ले तो सकते हैं, लेकिन भारी नुकसान होगा। और दूसरा, ऐसे हमले के लिए हमको हेवी सप्रेसिव फायर डालना पड़ेगा, एटीजीएम और स्टिंगर्स का सर दबाने के लिए। उसमें सिविलियन आबादी बहुत भारी नुकसान होगा। तो हमने रूस यूक्रेन युद्ध पर 2 बड़ी खबरें आपको बताई थी। एक तो ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, और दूसरी बड़ी खबर है कि नॉर्वे में नेटो फोर्सेस ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है और यहां 30,000 नेटो फोर्सेस इकट्ठा हो गई हैं। हालांकि रूस के खिलाफ जंग में किसी देश ने अपनी सेना तो नहीं भेजी, लेकिन यूक्रेन की फौज को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई लगातार जारी है। जनरल शिवाज, जरा आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम देखें पिछले 24 दिनों में, तो रूस की सेना ने जिस तरह से हमले अभी तक किए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी रही है रूस की वो ठीक है अभी तक इन 24 दिनों में? देखो दीपक, पहले भी बोला था मैंने, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो रूस ने पहले सोचा था सारी चीजें उसके हिसाब से नहीं चली, और इसकी वजह 2 हैं। एक तो हथियार जो दिए हैं नाटो कंट्री और यूरोपियन ने, वो भी फर्क है, और दूसरा कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो फौज और कॉमन आदमी लड़ा है वो भी एक प्रकार से रीजन है कि जिस प्रकार से हर चीज जो रूस ने प्लान की थी वो नहीं हुई। स्पेशली मैं ये समझता हूं कि खार्किव, और इसीलिए अब जो उसका फोकस है रूस का, अब वो वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ भी जा रहा है, जहां से वो सप्लाई चेन काटना चाहता है। जो हथियार का गोला बारूद आ रहा है, स्पेशली स्टिंगर मिसाइल और आपकी जेवलिन और ड्रोन जो पोलैंड के तरफ से आ रहे हैं या रोमानिया या हंगरी की तरफ से जो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लड़ाई अब बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी, एक देश है जिसको बहुत फायदा हो रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका के हथियार बहुत बिक रहे हैं, और ऐसे में जो छोटे छोटे देश हैं वो जो अब डर के मारे और भी हथियार खरीद रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगी। 10 से 12 बिलियन डॉलर का अभी भी जो है डिमांड और वेपन की खरीद के लिए आ गया लॉकहीड हेड और बाकी इंडस्ट्री को। ये एक समझना पड़ेगा, ये एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मानता हूं कई बार ये लड़ाई ज्यादा खिंची तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग से कहीं इस युद्ध का दायरा तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं न्यूक्लियर हथियार तो नहीं आएंगे। मैं अभी भी समझता हूं कि रूस
कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का हथियार करे, क्योंकि वो भी समझता है न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ पीस एंड डेटरेंस। एक बार न्यूक्लियर हथियार एक देश ने यूज करा तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से भी हो सकता है। मेरे को लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है, डिप्लोमेटिकली इस रिजोल्व करना चाहिए। मुझे लगता है चीन को भी बहुत फायदा है, चीन जो ब्लिजरेंट हो गया ताइवान की तरफ, चीन की स्टेटमेंट देखो कैसे आई है। आज वो बोल रहा है अमेरिका हमको प्लीड कर रहा है, हमने बताया है ताइवान से आप दूर रहे, ताइवान चीन का हिस्सा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीन की स्ट्रेटेजी है ताइवान को लेके वो ज्यादा अभी वोल्टाइल हो जाएगी। साहब ये दूसरा अहम पहलू है जिसकी ओर आप चर्चा को ले गए कि इस युद्ध से बाहर जो और देश हैं उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है, किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। मुकाबला में आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का खात्मा आखिर कैसे होगा और क्या दिन ब दिन जैसे युद्ध और भीषण होता जा रहा है दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पहले ये बात सुनने में शायद हास्यास्पद किसी को लगती हो, लेकिन आज के दिन जो हालात बन रहे हैं ये खतरा बहुत असल मालूम पड़ रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है जनरल मेस्टन साहब, जैसा अभी जनरल बख्शी कह रहे थे, ये मानना कि रूस इन शहरों पर जहां जहां लड़ाई है, खार्किव हो, कीव हो और मारियोपोल, तमाम शहर हैं, अभी भी कब्जा नहीं कर पाया, मतलब वो युद्ध हार रहा है। उनका कहना है कि वो उन शहरों पर कब्जा करना ही नहीं चाहता। अगर उसको बाहर बैठकर सीज करके अपनी शर्तें मनवाने में कामयाबी हासिल होती है तो वो नुकसान कराने के लिए शहर के अंदर क्यों दाखिल होगा? देखिए, मेरा इस पर सोच विचार ये है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है ये शहरों के तरफ ही गए हैं या टाउन्स की तरफ गए हैं, और आज की तारीख में तकरीबन 15 या 20 शहरों को इन्होंने घेरा है, जिसको आप सीज बोलते हैं, जिसमें कीव शामिल है। ये क्यों कर रहा है? कुछ तो मकसद होगा। उनकी फिर टारगेटिंग क्यों कर रहे हैं? वहाँ रिहायशी इलाकों को क्यों टारगेटिंग कर रहे हैं? तो मेरे को लगता है एज मतलब आर्मी मैन कि इनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो था, जो उनका था डीमिलिटराइजेशन, शायद उनका मुद्दा था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कि पूरी इनकी सेना को ख़त्म करो। जिस प्रकार हिटलर ने अपने डायरेक्टिव दिया था ऑपरेशन बारबरोसा में, पहला उसका डायरेक्टिव ये था कि पूरी रूस की सेना को ख़त्म करना है, ये उनका ऑपरेशन डायरेक्टिव था। और दूसरा था वो ज्यूस को ख़त्म करना, और वही यहाँ पर इनका था कि डी नाजीफाई करना। ये कैसे अचीव होगा मिलिट्री वाइज? तो मेरे ख्याल वो टारगेटिंग कर रहे हैं बिल्डिंग में। उनको पता है कि अभी जो यूक्रेन की सेना है, टेरिटोरियल फोर्सेस है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो इन शहरों के अंदर ही लड़ेंगे। वो अभी एक जो टिपिकल मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं वो कहीं पूरी लड़ाई में हमने नहीं देखे। और जनरल केजे सिंह साहब भी आर्मर के हैं, वो खुद बताएंगे कि आर्मर मैं पहली बार शायद ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि अकेले चल रही है, इन्फेंट्री के साथ कोई तालमेल नहीं है, वो सिटिंग डक्स हैं। तो कहने का मतलब है इनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं। वास्ट फ्रंट में बेलारूस से लेकर साउथ तक इन्होंने 2700 किलोमीटर्स पे वाइट फ्रंटेज कॉन्टैक्ट किया है जी। तो इनका कमांड कंट्रोल, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट रशियंस की, तो मेरे को लगता है आज की तारीख में उनके शायद मिलिट्री जनरल्स में और प्रेसिडेंट पुतिन में डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब वो ग्राउंड रियलिटी सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हिटलर ने भी ये किया था जब वो ऑपरेशन बारबरोसा में किया। साहब एक और खबर आ रही है, इस पर मैं चाहूंगा जनरल केजे सिंह साहब अगर रोशनी डालें और आपकी बात का जवाब भी दें। ब्रिटेन ने अभी एक इल्जाम लगाया रूस पर कि रशिया ने इस लड़ाई के अंदर वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ये ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी दावा किया गया है। हमने कई तरीके के हथियारों का जिक्र इस पूरे युद्ध के दौरान होते हुए 3 हफ्तों में देखा है, जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना भी नहीं था। ऐसा ही अब एक और हथियार का जिक्र वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल का आ रहा है और आरोप लगाया है ब्रिटेन ने रूस के ऊपर। अगर इसके बारे में आप थोड़ा हमें बता पाएं जनरल सिंह। देखिए, ऐसा है कि वैक्यूम बॉम्ब एक हाइपर बारिक एक एम्यूनिशन है जिसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया जाता है जो कि एक ओवर प्रेशर का इफेक्ट होता है, और उसमें चीज़ें उनकी जो मटेरियल की कंटिन्यूटी है वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये इसमें एक्सप्लोजिव्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और इस लड़ाई में एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ये लांछन और ये इल्ज़ाम अब लगाया जा सकता है। जैसे कि रूस ने खुद कह दिया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल की। हाइपरसोनिक वेपन अभी भी डेवलप किए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज
नहीं हुए हैं। जी बहुत सारी कंट्रियां इस लड़ाई में लगी हुई है, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप इस चीज का श्रेय ले लो और एक तरह से खलबली पैदा कर दो। देखिए, एक होता है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लड़ाई का आयाम ही बदल दे, लेकिन यहाँ तो डिसरप्टिव थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जी कि आप शायद वो हथियार इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और उसका दावा भी कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस ने KA-52 हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। KA-52 रूस का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर बताया जाता है, तो इससे नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल सिंह, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी आपने जनरल मेस्टन को भी सुना, मैं उसी को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा आपसे, चूंकि मैकेनाइज्ड उसमें आप ऑफिसर रहे तो आपसे शायद बेहतर हम जान पाएंगे। देखिए, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि आधुनिक टैंक जो है T-14 आर्मा जो है वो बनाया है रूस ने, और बाकायदा उसको विक्ट्री परेड में भी शामिल किया गया था। लेकिन इस्तेमाल किस तरह के टैंक्स किए गए हैं और वो ना करके, तो क्या लगता है आपको वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रूस की गलत हुई? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया गया है टैंकों का। देखिए, हमारी जनरेशन के ऑफिसर्स हर टैंक को संभाल के इस्तेमाल करते थे। आज हम कह रहे हैं कि 1000 टैंक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। यूक्रेन कहता है कि हमने रूस के लगभग 1000 टैंक बर्बाद कर दिए हैं और रूस कहता है कि हमने यूक्रेन के 1000 टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यही बात हवाई जहाजों के बारे में, अटैक एक्टर्स के बारे में कही जा रही है। तो आंकड़े बढ़ा चढ़ा के तो पेश किए ही जा रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सोच समझ के नहीं किया जा रहा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब टैंकों को इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ में दूसरी ग्रुपिंग की जाती है। अभी क्या है कि टैंक, आपने इतनी लंबी कॉन्वॉय देखी, वो वहां की टरेन ऐसी है कि अगर आप रोड को छोड़ दें या हार्ड ग्राउंड को छोड़ दें तो टैंक फिर मिट्टी में धंस जाते हैं। तो क्या इस चीज की प्लानिंग की गई थी? क्या ऐसा सोचा गया था? अगर आप इतनी लंबी कॉन्वॉय लेकर चलती है, ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि नेटो उनको नो फ्लाई जोन नहीं दे रहा या एयर सपोर्ट नहीं दे रहा, नहीं तो एक एक टैंक को आप सीक्वेंस से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिटिंग टैंक है, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म लेकर चल पड़े हैं। लॉजिस्टिक्स की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। और किस लिए, क्यों आप इन शहरों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं? देखिए, नाइपर नदी है, उसके पूर्व का जो इलाका है वहां पर रूसी मूल के लोग बहुतायत में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो लोनास्क और डोनेस्क प्रोविंस में, डॉनबास में, और आप मारियोपोल का इलाका ले ले जो क्राइमिया के साथ है, जहां पर आपके सामरिक महत्व की चीजें हैं, इतना आप ले लेते और छोड़ देते, ठीक रहता सब कुछ। लेकिन ये तो लड़ाई को आप एक गलत आयाम में लेकर चले गए बिल्कुल, हैं। तो गलत आयाम की तरफ लेकर गया है रशिया, ये आप भी मानते हैं। जनरल शिबाज, जरा थोड़ा मानवीय एंगल की अगर हम बात करें, देखिए इतने दिन हो गए, 24 दिन हो गए युद्ध को। इस सवाल का शायद आप बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। जो सिविलियंस हैं, जिन शहरों पर रूस का कब्जा और जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, वहां जो सिविलियंस हैं उन पर इन 24 दिनों में क्या बीत रही हो? बहुत बिल्कुल पंकज, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बुरी हालात सिविलियंस की है। आपको पता है 30 से 35 लाख के करीब जो सिविलियंस हैं वो दूसरे देशों में, ईस्ट यूरोप में चले गए हैं, और जो वहां पर हैं उनको बहुत कठिनाई सहना करनी पड़ी। जो लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें ज्यादातर चली गई। मगर यह भी समझना पड़ेगा, जो लोग वॉलंटियर हैं वो लड़ रहे हैं फौज के, यूक्रेन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी विल पावर होगी लड़ने की। और मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी अगर नाटो के हथियार इनको कंटिन्यूस मिलते रहे। ये चाहे स्टिंगर मिसाइल है, चाहे वो आपकी जेवलिन है, चाहे आपके ड्रोन्स हैं। आपको एक मैं चीज बताना चाहूंगा पंकज, देखो रूस के पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फायदा था, उसने एक एयर सुपेरिटी गेन कर ली थी शुरू में। S-300 बर्बाद कर दिया था यूक्रेन का, और उसके बाद उसने एयरफील्ड, मगर उसके बाद उसने कोई इसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि जो पूरी एयर सुपेरिटी होने के बावजूद भी जो नुकसान यूक्रेन को हुआ इतना ज्यादा नहीं हुआ। और यूक्रेन ने बड़े सोच समझ के अपने आप को अर्बन एरिया में रख लिया है। अगर आपने आना तो आप हमारे ऊपर अटैक करो, अगर अर्बन एरिया को लड़ाई करोगे आप बिल्टअप एरिया में, तो आप देखेंगे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होंगी रूस की, और ऐसे में डिफेंडर को फायदा है। तो ये एक जो लड़ाई है मुझे लंबी खिंचेगी और इसमें ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत ज्यादा होगी।
कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा जी। है रॉकेट और मिसाइल फायर से। इसका एक ही तरीका है, कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले, नहीं तो यह लड़ाई किसी मोड़ तरफ जा सकती है जो एक भयानक रूप ले सकती बिल्कुल। है। जनरल बख्शी, आपसे संपर्क हमारा टूटा था, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे। अगर अब आप तक मेरी आवाज आ रही है, पंकज बोल रहा हूं जनरल बख्शी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब खत्म कब होगा? पूरी दुनिया की निगाह शायद इस पर है, क्योंकि इतना नुकसान इन 24 दिनों में हुआ है। दो देशों के बीच में युद्ध है, लेकिन पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। कब आपको लगता है कि इस सब का खात्मा होता? देखिए, रूस के बड़े क्लियर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं। काफी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कहना होगा कि हम नेटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की साहब तकरीबन ये मान गए हैं। दूसरी बात हो रही है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट राज्य मानना होगा जो रूसी भाषाई प्रेडोमिनेंट है। तीसरी बात कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा। पहले को तो ज़ेलेंस्की साहब मान गए हैं, बाकी दो में नेचुरली वो हिचकिचा रहे हैं। जी। रूसी कहते हैं कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास है, हम ताबड़तोड़ आप पे उतनी दर्द पहुंचाएंगे जब तक आप इन चीजों पे हाँ नहीं करते। ठीक है, जितनी तबाही आपको अपने शहरों में चाहिए बगैर अंदर घुसे हम बाहर से कर सकते हैं। रूस ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को कंजर्व कर रहा है कि अगर नेटो से भिड़ंत हुई तब उसको उसकी एयरफोर्स की बहुत सख्त जरूरत होगी। T-14 टैंक्स कमिट नहीं हुए हैं यूक्रेन के अंदर। जो उनका एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम वाले टैंक्स है वो भी यूक्रेन में कमिट नहीं हुए हैं। जी। वो इसको अपना मेन थिएटर ऑफ वॉर बिल्कुल सर, थोड़ा समय कम है। वो अभी भी 1 मिनट में खत्म कर लूं क्योंकि सबसे कम समय मुझे मिला है। जी जी। तो ये है, वो अपना जो 65 किलोमीटर की कॉन्वॉय थी वो किसके दम के बूते वहां पे उन्होंने लंबी खींच दी थी यूक्रेन में, और इतने दिनों से सड़कों पे खड़ी है। हाँ। उनके S-400 S-500 मिसाइल जो 600 किलोमीटर तक जिसका रडार देख सकता है, जिसने 150 किलोमीटर में इस लड़ाई में यूक्रेन का Su-27 मार गिराया है, जिसके बूते पर उनको पक्का यकीन है कि नेटो के स्टेल्थ फाइटर भी इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो S-400 मिसाइल हमने खरीदा है, S-500 मिसाइल भी उनके पास है। ये एंटी एक्सेस एरिया डिनायल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक पूरा एयर स्पेस डिनाई कर सकता है। वो रक्षात्मक इस्तेमाल इसका। ठीक है सर, और आप सबकी एक राय है। जी सर, मेरे पास सर वक्त इतना ही था। एक राय आप सभी जर्नल्स की है, वो ये कि ये युद्ध जो है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वरना दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जनरल बख्शी आपका, जनरल सिंह, जनरल शिवाच और जनरल संजय मिस्टन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।